वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खास होने वाला है, जिसमें हम दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम 2 पार्ट में कवर किए हुए हैं। एक वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा अपलोड। उनका हम आपको लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। ये क्लास जो है सेकंड होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है, तो वह है गेहूँ। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, वह है गेहूँ फसल। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गेहूँ है और गन्ना जो है मुख्य व्यावसायिक फसल है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का अगर बोला जाए मुख्य फसल कौन सा है तो वह है गेहूँ, और अगर बोला जाए कि व्यावसायिक फसल कौन सा है तो वह है गन्ना। गेहूँ राज्य के सबसे बड़े हिस्से लगभग 24% कृषि भूमि में उत्पादित होता है। इसकी बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक तथा कटाई अप्रैल से मई तक की जाती है। अलसी, चना, सरसों, गेहूँ और मटर रबी की फसलों के उदाहरण हैं। जो अलसी है, चना है, सरसों है, गेहूँ, मटर, ये सभी जो है रबी फसल का जो है उदाहरण है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वह है चीन है। दूसरा स्थान किनका है, तो भारत का है। गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चीन है, और दूसरा स्थान भारत का है। कपास खरीफ की फसल है। जो कपास है वो खरीफ की फसल है, जिसकी बुआई जो है जून जुलाई में होती है और कटाई नवंबर से फरवरी तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल का पहचान करें। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वह है कौन सा फसल, तो वह है चना। भारत में 3 फसल मौसम है, एक है रबी, खरीफ और जो है जायद। ये जो 3 फसल होते हैं, रबी, खरीफ और जो है जायद। रबी फसलों को जो है अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और अप्रैल से मई तक में जो है काटा जाता है। जो रबी फसल होते हैं इनको अक्टूबर से दिसंबर तक में बोया जाता है और अप्रैल से मई तक में जो है काटा जाता है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन से, उनको याद रखिएगा। गेहूँ जो है रबी फसल है, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों, ये सभी जो है रबी फसलें हैं, जो कि अक्टूबर से जो है दिसंबर तक में जो है बोया जाता है और अप्रैल से मई तक में इनको जो है काटा जाता है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है। इनकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इस मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सा है, तो है धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तूर है जिनको हम अरहर बोलते हैं, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कपास हो गया, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी जो है क्या है, ये सभी जो है खरीफ फसलें हैं, जो कि सितंबर से अक्टूबर में जो है कटाई होती है इनकी। याद रखिएगा, सितंबर से अक्टूबर में इनकी जो है कटाई होती है। नेक्स्ट है जायद की फसल। जायद की फसल ये जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है। यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक में काट ली जाती है। जैसे हो गया खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, करेला हो गया, ये सभी जो है क्या है, ये जायद फसलें हैं, जिनको मार्च अप्रैल में जो है बोई जाती है और जून में जो है इनको काट ली जाती है। रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु जायद है। रबी जो है फसल होता है और जो खरीफ फसल होते हैं इनके बीच में जो है ये फसल होता है, तो वह है जायद फसल है, जो कि इनके बीच में होते हैं, रबी और खरीफ के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इनका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, वह है जैविक खाद का प्रयोग। जैविक खाद का प्रयोग।
हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जैविक खादों के उपयोग को रासायनिक उर्वरकों और उच्च उपज वाली किस्म के बीजों से बदल दिया। हरित क्रांति ने जो कृषि उत्पादकता है उनको बढ़ावा देने के लिए जो जैविक खाद के उपयोग को जो है रासायनिक उर्वरकों और जो है उच्च उपज वाली किस्म के बीजों से जो है बदल दिया। हरित क्रांति ने सिंचाई के लिए जल संसाधनों के उपयोग को तेज कर दिया, जिससे पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ताज़े भूजल स्तर में कमी आई। जो हरित क्रांति है, इन्होंने जो है सिंचाई के लिए जल संसाधनों का उपयोग को तेज कर दिया, जिससे जो है पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ताज़े भूजल के स्तर में कमी आई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, जिन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न मरणोपरांत जो है इनको दिया गया। भारत में हरित क्रांति वर्ष 1960 के दशक में शुरू हुई थी। अगर बोला जाए भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1960 के दशक में जो है शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वो है मेघालय राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। मेघालय राज्य में जो है आज भी जो है कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। भारतीय राज्य मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी एक प्रथा है। मेघालय शब्द का अर्थ है बादलों का घर। खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय में स्थित हैं। याद रखिएगा, जो खासी है, गारो है, जयंतिया ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो मेघालय में स्थित हैं। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मासिनराम गांव विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मेघालय के जो पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मासिनराम गांव है, ये विश्व का जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 115 नंबर। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को किसके नाम से जाना जाता है? इनको जो है वालरे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, वालरे। यहाँ पर चलिए देखते हैं कुछ राज्य हैं और कृषि का जो स्थानीय नाम क्या है उनको यहाँ पर देखते हैं। जो राज्य हैं उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर जो है झूमिंग कृषि जो है इनका स्थानीय नाम है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जो है देप्पा, डाहिया या बेबर ये स्थानीय नाम है कृषि के। उड़ीसा राज्य है, यहाँ पर कृषि का स्थानीय नाम क्या है? पामा डावी या ब्रिंगा। पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो है नाम क्या है? तो कुमारी नाम है। झारखंड में जो है नाम क्या है कृषि नाम स्थानीय नाम? तो कुरुआ है। याद रखिएगा क्या है नाम? कुरुआ। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या है? तो पोडू या पेंडा। मेघालय में क्या है? बोगमा है। याद रखिएगा मेघालय का स्थानीय नाम कृषि का नाम स्थानीय नाम क्या है? तो बोगमा। नेक्स्ट है मणिपुर, यहाँ पर जो है नाम क्या है? तो पामलू नाम है, पामलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 116 नंबर। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश था? तो वह है कौन सा देश? वो है यूएसए। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यूएसए। 2021-22 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से फर्श कवरिंग सहित जूट निर्माण का प्रमुख आयातक था, जिसका मूल्य 118.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। जूट के वैश्विक उत्पादन में भारत की एक प्रमुख हिस्सेदारी है। यह विश्व के कुल जूट उत्पादन में लगभग 70% का योगदान देता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद जो है बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है।
तो जूट में जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत है। भारत में जूट की कृषि 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में केंद्रित है, जो कुल उत्पादक का 99% हिस्सा है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफ़ी एक प्रमुख बागान फसल है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफ़ी एक प्रमुख जो है बागान फसल है? तो वह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, कर्नाटक। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, जो लगभग 71% की हिस्सेदारी रखता है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कोडागु और हासन जिले राज्य के प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं। कर्नाटक का कौन कौन सा जो है जिला जो है प्रमुख है कॉफ़ी उत्पादन में? तो वह है चिकमंगलुरु, कोडागु और जो है हासन जिले। अरेबिका और रोबस्टा, अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी जो है बीन्स, ये केरल के मालाबार क्षेत्र में उगाई जाती है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को, जो ब्राज़ील है वहाँ पर जो है कॉफ़ी के बागान जो हैं इनको क्या कहा जाता है? फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर क्वेश्चन है, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो वह है फसल कौन सा? तो वह है जूट। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा। जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी जो है कहा जाता है। जूट पौधों से उत्पादित एक प्राकृतिक फाइबर है, जिससे इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर भी जो है कहा जाता है। जूट को सफ़ेद जूट के पौधे की छाल से और कुछ हद तक टोसा जूट से जो है निकाला जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जूट उत्पादन में प्रथम तथा जो है बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है और बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 119 नंबर। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य में झूम खेती को जो है पामलू के नाम से जाना जाता है? तो वह है मणिपुर। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, मणिपुर। झूम खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। जो झूम खेती है इनको जो है स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। यह एक जो है आदिम कृषि पद्धति है। यहाँ पर जो है कुछ राज्य हैं और उनके जो है कृषि का स्थानीय नाम क्या है यहाँ पर दिए गए हैं। उत्तर पूर्वी राज्य के जो हैं कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो वह झूम या झूमिंग कृषि। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ यहाँ पर क्या है? तो वह देप्पा, डाहिया या बेबर। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में क्या कहा जाता है? तो पामाडावी या ब्रिंगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट, यहाँ पर कुमारी कहा जाता है स्थानीय नाम। झारखंड में कुरुवा, राजस्थान में वात्रा या वाल्त्रे, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, मेघालय में जो है बोगमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा जो है खरीफ मौसम की फसल है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा जो है खरीफ मौसम के फसल है। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर चावल हो गया, कपास हो गया, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सभी जो है खरीफ फसलें हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ बात करें ऑप्शन ए में, कपास, बाजरा, मक्का ये तो खरीफ फसल हैं, लेकिन जो गेहूँ और चना है ये क्या है? रबी फसल है। गेहूँ और चना ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं रबी फसल हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो ये चावल हो गया, कपास हो गया, बाजरा, ये सभी जो है आपका क्या है? खरीफ फसल है। लेकिन ये जो है
तुरिया, सरसों, ये सभी जो हैं आपके रबी फसल हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं आपके रबी फसल हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए सी ऑप्शन में, तो यहाँ पर जो है गेहूँ, गेहूँ क्या है? रबी फसल है। चना भी रबी फसल है। सरसों, जो ये सभी जो है क्या है? रबी फसल है। तो इनको आप जो है याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सभी जो हैं यहाँ पर खरीफ फसल हैं। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, इनसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फसल जो है खरीफ फसल है, रबी फसल है। इसलिए इनको जो है आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। खरीफ फसल का जो है अगर बुआई का बात करें कब से कब तक होता है, तो जून से जुलाई होते हैं बुआई, और सितंबर से अक्टूबर में जो है इनको काट ली जाती है। खरीफ फसल में कौन कौन सा आते हैं? तो है चावल है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, कपास है, बाजरा है, और यहाँ पर मक्का भी आते हैं। इनको आप याद रखिएगा, मक्का। तो चावल, गन्ना, तिलहन, ज्वार, कपास, बाजरा, ये सभी जो है क्या है? खरीफ फसल हैं। नेक्स्ट है रबी फसल। रबी फसल जो है इनकी बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है, और अप्रैल मई में जो है इनको काट ली जाती है। रबी फसल में कौन कौन सा आते हैं? तो है गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों हो गया, आलू, राई आदि जो है क्या है? रबी फसलें हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। रबी फसल में अगर बोला जाए कौन कौन से आते हैं, तो है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। नेक्स्ट है जायद फसल। जायद फसल में जो है इनकी बुआई कब होती है? तो यह मार्च अप्रैल में इनकी बुआई होती है, और जून तक में जो है इनको काट ली जाती है। इनमें कौन कौन सा आएगा? तो है खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, करेला है, ये सभी जो है क्या है? जायद फसलें हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, वो है तेलंगाना। जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी हिस्से में होती है। भारत में जूट उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो है पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। भारत में जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है यह पहले स्थान पर है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश है, उनके बाद जो है चीन का स्थान है। इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जो है जाना जाता है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। चना और अरहर ये दालों से जो है संबंधित है। भारत में दालों से संबंधित फसलों का समूह है कौन कौन सा? तो है चना और अरहर है। मटर, मसूर, चना, सोयाबीन, चिकलिंग वेच जिनको घास मटर कहते हैं, और ल्यूपिन आदि जो है ये दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है। जो दलहनी फसल होते हैं उनमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वो है कौन सा? असम राज्य। भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम को भारत के चाय बागान के रूप में जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जो माजुली द्वीप है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
भारत का जो है सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सा है, तो वह है डिगबोई, जो कि असम में है। भारत का सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 124। क्वेश्चन नंबर 124 में क्वेश्चन है, भारत में कोमन और कुरवा ये जो है किसके नाम है? यह जो है कर्तन दहन कृषि का जो है नाम है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में पहले जंगल के पेड़ों और वनस्पतियों को काटा जाता है और फिर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद जली हुई जमीन पर फसलें उगाई जाती है। कर्तन दहन कृषि को झूम खेती भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में किसान एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करते हैं। कर्तन दहन जो है कृषि या अमेजन वर्षा वन दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। भारत के झारखंड राज्य में इसे कुरुबा के नाम से भी जो है जाना जाता है। भारत में के जो है झारखंड राज्य में इसे कुरुबा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह खरीफ मौसम से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वह है चावल, मक्का, बाजरा। ये खरीफ मौसम में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। खरीफ की फसलें कौन कौन सा है उनको देखें तो चावल होते हैं, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, ये सभी जो है खरीफ फसलें हैं। रबी फसल कौन कौन सा है, तो वह है गेहूँ है, जौ है, सरसों है, मटर, चना, दालें, अनाज, तिलहन, अलसी, ये सभी जो है क्या है, रबी फसलें हैं। जायद फसलें कौन कौन से हैं, तो वह है तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, सूरजमुखी, ये सभी जो हैं जायद फसलें हैं। तो इन सबको जो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश केसर का अग्रणी उत्पादक है? तो वो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वो है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर है। केसर पौधे के स्टिग्मा और स्टाइल, जिन्हें थ्रेटस कहा जाता है, इससे एकत्र किया जाता है केसर जो है ये क्रोकस सेटिवस के फूल से प्राप्त होता है। केसर जो होते हैं यह क्रोकस सेटिवस के फूल से प्राप्त होता है। इसे केसर क्रोकस के नाम से जो है जाना जाता है, केसर क्रोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 127। क्वेश्चन नंबर 127 नंबर क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? यह जो है हिमालय क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, हिमालय क्षेत्र। सीढ़ीदार खेती भारत के पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में की जाती है। इसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है टेरेस फार्मिंग भी जो है कहा जाता है। ये खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण क्षेत्र में भी यह खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 128। क्वेश्चन नंबर 128 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक की स्थिति के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा था? तो वह है कौन सा राज्य, वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज्वार की खेती के लिए कुल जमीन का करीब आधा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र में ज्वार की खेती के लिए कुल जमीन का करीब आधा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। ज्वार को सोरधम भी कहा जाता है। ज्वार को सोरधम भी कहा जाता है। यह एक जो है मोटा अनाज है। ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं उनको देखें तो वह है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
129। क्वेश्चन नंबर 129 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में ओस, अमन, बोरो शब्द ये किस फसल से संबंधित है? यह जो है चावल फसल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, चावल। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम राज्य में धान की 3 फसल उगाई जाती है। ओस, इस चावल की फसल को गर्मियों में मानसून से पहले बोया जाता है तथा शरद ऋतु में जो है इनको काटा जाता है। जो अमन है यह जुलाई अगस्त में बोई जाती है तथा सर्दियों में जो है इनको काटी जाती है। उनके बाद है बोरो। बोरो क्या है? इस चावल को स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। बोरो जो चावल है इनको जो है स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। यह फसल जो है सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में जो है इनको काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 130। क्वेश्चन नंबर 130 नंबर क्वेश्चन है, बिष्ट दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा। पंजाब को भारत का अन्न भंडार तथा भारत की अन्न की कटोरी के रूप में भी जो है जाना जाता है। बिष्ट दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली ये पंजाब राज्य से जुड़ी है। बिष्ट दोआब व्यास और जो है सतलुज नदियों के बीच का जो है क्षेत्र है। याद रखिएगा, जो बिष्ट दोआब है यह व्यास और जो है सतलुज नदी जो है इनके बीच का जो है क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जालंधर दोआब भी कहा जाता है। पंजाबी भाषा की दोआबी बोली इस क्षेत्र की प्रमुख बोली जाने वाली जो है भाषा है। इस क्षेत्र को जो है जालंधर दोआब भी कहा जाता है, इनको याद रखिएगा। और जो है पंजाबी भाषा की दोआबी बोली जो है इस क्षेत्र की प्रमुख बोली जाने वाली एक जो है भाषा है। क्वेश्चन नंबर 131 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को क्या कहा जाता है? इनको जो है विस्तृत खेती कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, विस्तृत खेती। विस्तृत खेती बड़े बड़े खेतों में कम श्रम एवं पूंजी के साथ की जाने वाली कृषि को जो है विस्तृत खेती कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। गहन कृषि क्या होते हैं? छोटे भूखंडों पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके जो है खेती करना, ये जो है गहन कृषि कहलाता है। छोटे भूखंडों पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके खेती करना, यह जो है गहन कृषि कहलाती है। संकर खेती, हाइब्रिड कृषि, यह जो है फसल उत्पादन की एक विधि है जिसमें संकर बीज किस्मों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? कौन सा तिलहन रबी फसल और जो है खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो वह अरंडी के बीज है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, अरंडी के बीज। अरंडी एक जो है तिलहन फसल है और यह रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। याद रखिएगा, अरंडी एक जो है तिलहन फसल है और यह जो है रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। खरीफ के मुख्य फसलें कौन कौन से हैं? तो वह कपास, मूंगफली है, धान है, बाजरा है, मक्का, शकरकंद, उड़द, लोबिया, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, जूट, सनई, ये सभी जो है क्या है? खरीफ फसलें हैं। रबी की मुख्य फसलें कौन कौन से हैं? तो वह है गेहूँ है, जौ है, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, सूरजमुखी आदि, ये सभी जो है रबी फसलें हैं। जायद की मुख्य फसलें कौन कौन से हैं? तो वह है तरबूज है, खरबूज, ककड़ी, खीरा, साग सब्जी, ये सभी जो है जायद फसलें हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शीलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? तो यह जो है अपसादी चट्टान के निर्माण में योगदान करती है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टानें
बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के जमाव का परिणाम है। इसे द्वितीयक चट्टान के रूप में भी जो है जाना जाता है। इन चट्टानों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं क्षरण, अपक्षय, वर्षा, भंजन शामिल हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक है बलुआ पत्थर, एक है चूना पत्थर, सेल खड़ी, कोयला और नमक की जो है चट्टान, ये सभी जो है अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानें जो है परतदार होती है, जिनमें जीव जंतु व वनस्पतियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय व अपसादी चट्टानों से कयांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे स्लेट, संगमरमर आदि। क्वेश्चन नंबर 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो है हरमुज जल संधि। कौन सा है? हरमुज जल संधि है, जो कि फारस की जो है खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। यह जल संधि ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। हरमुज जल संधि ये विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जो है तेल जो है चेक पॉइंट है, क्योंकि इस जल संधि से जो है तेल की बड़ी मात्रा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 135 नंबर। क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं? यह जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा, जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। जीवाश्म ईंधन ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनने वाले ईंधन हैं, जो लाखों साल पहले सजीवों के मृत अवशेषों से बने थे। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जो है खतरनाक वायु प्रदूषक निकलते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, अपशिष्ट और ज्वारीय ऊर्जा, ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं। यहाँ पर जितने भी हैं ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, अपशिष्ट और जो है ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है, जिसमें जो है कोयला आता है, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम, ये सभी जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर। क्वेश्चन नंबर 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए में है भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह यहाँ पर जो है करेक्ट है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की जो है अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है, यह भी राइट है। हिमाचल प्रदेश के जो है मणिकरण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही यहाँ पर जो है सत्य हैं। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ए और बी दोनों ही जो है सही हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक का तटीय क्षेत्र खंभात तट है। कौन सा है? खंभात तट है। भारत में खंभात की खाड़ी, गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी और पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरबन में गंगा का डेल्टा ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के लिए संभावित स्थल है। यह ज्वार के बढ़ने और जो है गिरने के दौरान समुद्री जल के बढ़ने और गिरने से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन है, सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन में देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न कौन से हैं? तो वह है अर्ध दैनिक ज्वार भाटा है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा सबसे आम ज्वारीय पैटर्न है। इसमें हर दिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं।
इन ज्वारों की ऊंचाई लगभग बराबर होती है। इन ज्वारों की ऊंचाई लगभग क्या होती है? बराबर होती है। ज्वार भाटा समुद्र पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण आता है। ज्वार भाटा समुद्र पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण आता है। उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा के बीच के अंतर को ज्वारीय श्रेणी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, विश्व का सबसे ऊंचा जो है ज्वार, ये कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का जो है सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? तो वो कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आता है। यह जो है ज्वारीय उभार लगभग 15 से 16 मीटर तक हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक दिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 नंबर क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर के तटीय उपतटों में से एक साइबेरियाई उपतट पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीपीय उपतट है। इसका उपतटीय विस्तार कितने किलोमीटर है? इनका उपतटीय विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 1500 जो है किलोमीटर है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, 1500 किलोमीटर। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ साइबेरिया के तट से आर्कटिक महासागर में 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के रूप में ज्ञात उथले जल के एक संकीर्ण खंड द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। जो आर्कटिक महासागर हैं, ये बेरिंग जल संधि के रूप में ज्ञात उथले जल के एक संकीर्ण खंड द्वारा प्रशांत महासागर से जो है जुड़ा हुआ है। आर्कटिक महासागर विश्व के 5 महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। आर्कटिक महासागर विश्व के 5 महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी ध्रुव को चारों ओर से घेरे हुए है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139 नंबर क्वेश्चन है, किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? तो वह है मिश्रित ज्वार भाटा। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, मिश्रित ज्वार भाटा। ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार भाटों को मिश्रित ज्वार भाटा के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण दिन में 1 या 2 बार समुद्र के स्तर में आवधिक वृद्धि और गिरावट ज्वार भाटा कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के विपरीत कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के विपरीत कार्य करता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन जो है 4 बार ज्वार आते हैं। कितने बार? तो 4 बार जो है ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जो है पेट्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, पेट्रोलॉजी कहलाता है। पेट्रोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ग्रीक में पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। नेक्स्ट है पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस ये चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन है। चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन को जो है पेट्रोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी यह मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो पेट्रोलॉजी जो है यह मृदा का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ये फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक जो है शाखा है। क्वेश्चन नंबर 141 नंबर क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी
त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहते हैं? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, वो है कोकोस प्लेट कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कोकोस प्लेट ये जो है मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के ऊपर प्रशांत महासागर के नीचे एक युवा महासागरीय विवर्तनिक प्लेट है जिसका नाम कोकोस द्वीप है। नाजका प्लेट ये जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से मिले हुए प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। जो नाजका प्लेट है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से मिले हुए प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। नाजका प्लेट ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक महासागरीय विवर्तनिक प्लेट है। ओखोटस्क माइक्रोप्लेट एक प्रस्तावित छोटी टेक्टोनिक प्लेट है जो रूस के कामचटका प्रायद्वीप, मेगाडन ओब्लास्ट और रखालिन द्वीप, जापान के होक्काइडो, कांटो और तोहोकू क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 142। क्वेश्चन नंबर 142 नंबर क्वेश्चन है, गोवा निम्नलिखित में से किस ऐश के लिए प्रसिद्ध है? गोवा निम्नलिखित में से किस ऐश के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है लोहा और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा, लोहा और मैग्नीज। गोवा लोहा और मैग्नीज ऐशों के लिए प्रसिद्ध है। गोवा में लिमोनाइट और सिडेराइट जैसे हल्की गुणवत्ता वाले लो एस्क पाए जाते हैं। कोयले की सर्वाधिक खानें झारखंड में स्थित है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा तथा भंडारण की दृष्टि से जो है झारखंड अग्रणी राज्य हैं। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। क्वेश्चन नंबर 143 नंबर क्वेश्चन है, तुमकुरु खनन बेल्ट ये किस राज्य में स्थित है? यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा, कर्नाटक राज्य। इस बेल्ट में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामगलुरु और तुमकुरु जिले जो है शामिल हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट यह जो है छत्तीसगढ़ और जो है महाराष्ट्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर जिले में प्रसिद्ध बेलाडीला पर्वत श्रृंखला में बहुत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट पाए जाते हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट एस्क मयूरभंज में और केंदुझार जिले में बादाम पहाड़ खदानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के चट्टानों के निर्माण के लिए गतिल अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? तो है अग्नेय चट्टान के लिए। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा, अग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट, गेब्रो, पेगमाटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रिक्सिया और टफ अग्नेय चट्टानों के कुछ जो है उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानें जो है परतदार होती हैं। अवसादी चट्टानों में जीव जंतु व वनस्पतियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, गीसेराइट, चाक, चूना पत्थर, कोयला तथा पोटास आदि जो हैं ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। स्लेट निम्न श्रेणी की रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत जो है सूरज की रोशनी है। ऑप्शन यहाँ पर जो सी राइट आंसर होगा, सूरज की रोशनी। महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इसके अलावा बादल, जलवाष्प और ग्रीन हाउस गैसें भी महासागर में उष्मा पहुँचाती है। महासागर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा को इकट्ठा करता है। महासागर गर्मी को लंबे समय तक जमा कर सकता है और फिर उसे छोड़ सकता है। महासागर की उष्मा पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को स्थिर रखने में अहम भूमिका जो है निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। क्वेश्चन नंबर 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? कौन सा जो है पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? तो वह है महासागर। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा, महासागर।
महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला एक प्राकृतिक कार्बन लिंक है। यह वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जलवायु परिवर्तन को कम करता है। महासागरों में पोषक तत्वों का निक्षालन और अवक्षेपण भूमि से महासागर में होता है, जिससे यह कार्बन का सबसे बड़ा भंडार बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का कोलार शहर अपनी किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के कोलार शहर को सोने की खदानों के लिए जाना जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड्स दुनिया की दूसरी सबसे जो है गहरी सोने की खदान थी। कोलार खानों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1956 में किया गया था और पर्यावरण, मूल्य निर्धारण और निवेश की कमी के कारण वर्ष 2001 में जो है इनको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 148। क्वेश्चन नंबर 148 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के अंतरंग का कोई भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के अंतरंग का कोई भाग है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, वो है दुर्बलता मंडल। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, दुर्बलता मंडल। पृथ्वी के स्थल मंडल के नीचे स्थित परत को दुर्बलता मंडल स्थेनोस्फीयर कहते हैं। दुर्बलता मंडल में तापमान और दबाव इतना ज़्यादा होता है कि चट्टानें नरम हो जाती है और आंशिक रूप से पिघल जाती है। दुर्बलता मंडल ये मेंटल का ऊपरी हिस्सा होता है। मेंटल ये भूपर पट्टी के नीचे का हिस्सा होता है। मेंटल का निर्माण जो है सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। क्वेश्चन नंबर 149 नंबर क्वेश्चन है, जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल एक जो है चक्रिक संसाधन है, ये करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, जल एक जो है चक्रिक संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है क्योंकि समुद्र, नदी और महासागर आदि का पानी जो है वाष्पित होकर बादल बनता है। जब वर्षा होती है तो इन बादलों का पानी पृथ्वी पर आता है और समुद्रों, झीलों, महासागरों आदि में बह जाता है। इस प्रकार जल बार बार बनता है और चक्रीय संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। क्वेश्चन नंबर 150 नंबर क्वेश्चन है, सूरत, नवसारी और भावनगर ये किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, हीरा उद्योग के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, हीरा उद्योग। भारत में हीरे के उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना, सूरत, मुंबई, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र जो है जाने जाते हैं। भारत में हीरे की सबसे बड़ी खान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मच्छगवा हीरा खदान है। क्वेश्चन नंबर 151 नंबर क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। इस ज्वारों को क्या कहते हैं? इस ज्वार को जो है बृहत ज्वार कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा, बृहत ज्वार। बृहत ज्वार यानी बड़ा ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। लघु ज्वार चंद्रमा के पहले और आखिरी चतुर्थांश में जो है आने वाला ज्वार होते हैं। याद रखिएगा, जो लघु ज्वार हैं ये चंद्रमा के पहले और आखिरी चतुर्थांश में आने वाला जो है ज्वार होते हैं। लघु ज्वार ये चंद्रमास के शुक्ल और जो है कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को आता है। दैनिक ज्वार दिन में एक बार उच्च और एक बार निम्न ज्वार आता है। दैनिक ज्वार की अवधि लगभग 24 घंटे की होती है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही शीत में होते हैं, इस घटना को युति, वियुति या सीजीगी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होते हैं? ज्वार सबसे ज़्यादा आते हैं।
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों जो है सीधी रेखा में होते हैं, जब सीधी में तीनों हो तो इस घटना को युति वियुति या जो है सीजीगी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होते हैं, ज्वार जो है सबसे ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वितलीय चट्टानें आमतौर पर काले या गहरे हरे रंग की होती है और मुख्य रूप से प्लाजियोक्लेज और ऑगाइट खनिजों से बनी होती है? तो वह कौन सा? तो वह है गैब्रो। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, गैब्रो। गैब्रो एक जो है अंतर्वेदी अग्नि चट्टान है जिसका रासायनिक संगठन बेसाल्ट के समतुल्य होता है। यह एक रवेदार चट्टान है जो मैग्मा के जमीनी सतह के नीचे ही जम जाने से बनती है। गैब्रो गहरे समुद्री क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो गैब्रो है यह जो है गहरे समुद्री क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153। क्वेश्चन नंबर 153 नंबर क्वेश्चन है, महासागर में ब्लैंक स्पेस मुख्य तापमान परतें होती है। महासागर में कितनी जो है मुख्य तापमान परतें होती है? तो 3 जो है मुख्य तापमान परतें होती है महासागर में। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। सामान्यतः सूर्य की किरणें जो है महासागर के आंतरिक जलीय भाग में लगभग 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर पाती है। सौरीय तापीय वितरण के आधार पर ही लंबवत रूप में जो है महासागरीय जल को 3 परतों में वर्गीकृत किया गया है। वो 3 परत क्या क्या हैं? एक है ऊपरी परत, एक है थर्मोक्लाइन परत, एक है निचली परत। तो 3 परतों में इनको जो है वर्गीकृत किया गया है महासागरीय जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में से 54 नंबर क्वेश्चन है, जियोइड जो है पृथ्वी का क्या है? ये पृथ्वी का क्या है? आकार है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, आकार। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है इसलिए इसे जियोइड कहा जाता है। जियोइड का अर्थ क्या होते हैं? पृथ्वी जैसा आकार। पृथ्वी का जियोइड आकार इसके घूमने के केंद्रापसारक बल के कारण है। पृथ्वी का जो जियोइड आकार है यह इसके घूमने के केंद्रापसारक बल के कारण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155। क्वेश्चन नंबर 155 नंबर क्वेश्चन है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो यह जो है बॉक्साइट का भंडार है। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा, बॉक्साइट। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार बॉक्साइट खनिज के भंडार हैं। भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकार पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में बॉक्साइट के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं मुख्यतः? तो वह अमरकंटक पठार, मैकार पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156 नंबर। क्वेश्चन नंबर 156 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। कितना है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से जो है पूर्व की ओर जो है घूमती है। पृथ्वी की आकृति जियोइड प्रकार की है और इसकी त्रिज्या जो है लगभग कितना है? तो है 6371 किलोमीटर इनकी जो है त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157। क्वेश्चन नंबर 157 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? ग्रेनाइट जो है यह अंतर्भेदी अग्नेय सेल है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, अंतर्भेदी अग्नेय सेल। इस तरफ में जो है सेल हैं और उनकी प्रक्रिया है और उनके उदाहरण हैं। अंतर्भेदी अग्नेय सेल, इनका प्रक्रिया क्या है? इन सेलों का विकास पृथ्वी की आंतरिक परतों में
मैग्मा के शीतलीकरण से होता है। जो अंतर्वेदी अग्नि सेल हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी प्रक्रिया क्या है? इन सेलों का विकास जो है पृथ्वी के आंतरिक परतों में मैग्मा के शीतलीकरण से होता है। और इनके उदाहरण क्या हैं? वो हो गया ग्रेनाइट, हो गया गेब्रो, हो गया डायोराइट, हो गया। ये सभी जो है क्या है? अंतर्वेदी अग्नेय सेल है। नेक्स्ट है बहिर्वेदी अग्नेय सेल। ये सेलें जो हैं पिघले हुए लावा के माध्यम से पृथ्वी सतह तक जो है पहुंचकर ठंडा होने के फलस्वरूप बनती है। इनमें इनका उदाहरण क्या है? वो है बेसाल्ट है, टफ है, प्यूमिस है। ये सभी जो हैं बहिर्वेदी जो हैं अग्नेय सेल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अपसादी सेल क्या होते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या है बनने का? तो अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया से चलते मौलिक चट्टानों के विघटन व वियोजन से निर्मित सेलें अपसादी सेल कहलाती है। इनके उदाहरण क्या हैं? वह है बलवा पत्थर, चूना, पिंडशिला, लोएस। ये सभी जो हैं अपसादी सेल हैं। नेक्स्ट है क्रांतित सेल। क्रांतित सेल जो है इनकी प्रक्रिया क्या है बनने का? तो अग्नेय तथा जो अपसादी सेलों में ताप एवं दाब के कारण होने वाले दबाव से ये जो है निर्मित सेल होते हैं। इनके उदाहरण हैं स्लेट, क्वार्टजाइट, सिस्ट, संगमरमर। ये सभी जो है क्रांतित सेल हैं। क्वेश्चन नंबर 158 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में ऑस्ट्रेलिया जो है ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन जो है द्वितीय तथा जो है ब्राज़ील ये तृतीय स्थान पर है। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट ये उड़ीसा राज्य में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159। क्वेश्चन नंबर 159 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? ये जो है झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा, झारखंड। भारत में यूरेनियम की खानें झारखंड राज्य में अवस्थित है। झारखंड में जादूगोड़ा की खान एक यूरेनियम की खान है जो झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 160 नंबर क्वेश्चन है, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। अल नीनो यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना, यह जो है अल नीनो कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना। अल नीनो प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना। अल नीनो की सक्रियता बढ़ने से दक्षिण पश्चिम मानसून पर इसका प्रभाव पड़ता है। इससे पृथ्वी के कुछ भागों में भारी वर्षा तो कुछ भागों में सूखे भी गंभीर स्थिति देखी जाती है। इससे क्या होता है? पृथ्वी के कुछ भागों में भारी वर्षा तो कुछ भागों में सूखे की गंभीर स्थिति देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 161 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। प्रयागराज से हल्दिया तक के जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है घोषित किया गया था। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। यहाँ पर जलमार्ग की संख्या है और कहाँ से कहाँ तक है ये यहाँ पर जो है दिए गए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट यह प्रयागराज से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड ये सादिया से जो है धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। राष्ट्रीय जो है जलमार्ग ये 4 ये मुक्तियाला से जो है विजयवाड़ा तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ये तलचर से जो है धामरा तक है।
तलचर से धामरा तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 ये लखीमपुर से भांगा तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 162। क्वेश्चन नंबर 162 नंबर क्वेश्चन है, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो है सड़क परिवहन। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, वो है सड़क परिवहन। भारत में सड़क परिवहन प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है। भारत में रेल परिवहन की सुविधा एशिया में सबसे बड़ी है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुआ था। इनको आप याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले रेल जो है ये अप्रैल वर्ष 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और ये 34 किलोमीटर चली थी। भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो वह है फर्स्ट प्रयागराज से हल्दिया तक है और ये कितना किलोमीटर है? तो 1620 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 163 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय रेलवे के जोन के 2 मुख्यालय हैं? किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के जो है 2 मुख्यालय हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक है मध्य रेलवे और एक है कौन से? तो वह है पश्चिमी रेलवे। यहाँ पर कुछ रेलवे जोन है और उनके जो है मुख्यालय हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, इनका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है मालीगांव, गुवाहाटी। उत्तर पश्चिम रेलवे, इनका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। दक्षिण रेलवे का चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इनका मुख्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हुबली में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट है दक्षिण तट रेलवे, जो कि 18वां है। दक्षिण तट रेलवे, इनका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो इनका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। क्वेश्चन नंबर 164 नंबर क्वेश्चन है, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, गोवा। मोरमुगाओ बंदरगाह ये भारत के जो है पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है। चलिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं बंदरगाह और ये किस राज्य में है, जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुंबई बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है नाहवा सेवा बंदरगाह, ये जो है कहाँ पे? ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है। कोचिन बंदरगाह ये कहाँ पे? केरल में है। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जिनका नाम क्या है? श्री विजयपुरम है। भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 165। क्वेश्चन नंबर 165 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, वह है कांडला बंदरगाह। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, कांडला बंदरगाह। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह को देखें और यहाँ पर जो है पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं? तो वह है तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु में है। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो वह है मुंबई बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पूर्वी तट पे बंदरगाह कौन सा है? वह चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। और पश्चिमी पे कौन है? तो वह है नाहवा सेवा बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है। एन्नोर बंदरगाह ये जो है पूर्वी तट पर है और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और कांडला बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ये पूर्वी तट पर है। नेक्स्ट है मोरमुगाओ बंदरगाह, ये जो है गोवा में है, ये पश्चिमी तट पर है। पाराद्वीप बंदरगाह ये कहाँ पे? उड़ीसा में है, जो कि पूर्वी तट पर है।
और ये कोचीन बंदरगाह, ये बंदरगाह जो है ये पश्चिमी तट पर है, जो कि कहाँ पर है, केरल में है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166। क्वेश्चन नंबर 166 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है, किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। यह जो है जम्मू एंड कश्मीर तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस योजना को 4 लेन में उन्नत किया गया है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के प्रमुख महानगरीय शहरों स्वर्ण चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन जो है प्रमुख महानगरीय शहरों को जो है स्वर्ण चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है। इनको जो है जोड़ने वाला जो है ये गलियारे हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और इनकी लंबाई कितनी है, तो वह है 4000 किलोमीटर है। और पूर्व पश्चिम गलियारा ये सिलचर और जो है पोरबंदर को जोड़ता है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है और इनका कितना लंबाई है, तो 3300 जो है किलोमीटर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 167। क्वेश्चन नंबर 167 नंबर क्वेश्चन है, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलोर बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह अरब सागर और गुरुपुरा नदी के मुहाने पर बना है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर कोच्चि और मोरमुगाओ के बीच में पानाम्बूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 168 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? जुलाई 2023 तक जो है प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है ये किस भारतीय राज्य में जो है दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है, तो वह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग ये 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई के पर जो है बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है। यह मनाली को जो है लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। लेडाल नॉर्वे में लेडल और आयरलैंड के बीच सड़क सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जो 24.5 किलोमीटर लंबी है। कितना है? 24.5 किलोमीटर जो है लंबी है। क्वेश्चन नंबर 169 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे लाइन राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे लाइन ये जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। इस रेलवे पर 91 सुरंग हैं, 91 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। कोंकण रेलवे पर पहली ट्रेन 26 जनवरी 1998 को चली थी। कोंकण रेलवे लाइन मुंबई से मंगलोर के बीच है, जिनकी लंबाई कितनी है? 761 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे का गठन वर्ष 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। कोंकण रेलवे लाइन 100% विद्युतीकृत रेलवे लाइन है। क्वेश्चन नंबर 170 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 निम्नलिखित में से किन नदियों से संबंधित है? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यह जो है गोदावरी और कृष्णा नदी से संबंधित है। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। भारत के जो है प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली है और ये जो है हल्दिया इलाहाबाद के बीच में है। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये धुबरी और शादिया के बीच में है। राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड ये जो है इनको वेस्ट कोस्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी तट नहर के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। केरल राज्य में कोट्टापुरम और जो है कोल्लम तक 205 किलोमीटर तक ये जो है
लंबा जलमार्ग है। चंपाकारा और जो है उद्योग मंडल नहर, चंपाकारा और उद्योग मंडल नहर ये भी जो है इनमें शामिल है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 4। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 ये जो है कृष्णा नदी पर है और ये मुक्तियाला से जो है विजयवाड़ा तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171। क्वेश्चन नंबर 171 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विवेक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा किनको और कन्याकुमारी के बीच भारत में सबसे लंबा रूट तय किया जाता है। तो विवेक एक्सप्रेस द्वारा जो है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच भारत में सबसे लंबा रूट तय किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, डिब्रूगढ़ होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वो है डिब्रूगढ़। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। यह मार्ग असम के जो है डिब्रूगढ़ से शुरू होकर तमिलनाडु के जो है कन्याकुमारी तक जाता है। यह ट्रेन 9 राज्यों से होकर गुजरती है। यह मार्ग भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। यह ट्रेन वर्ष 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर शुरू की गई थी। यह ट्रेन 2013 में शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर जो है इनको शुरू किया गया था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर। क्वेश्चन नंबर 172 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस कार्गो बंदरगाह की क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, वह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो गए। भारत में 3 सबसे बड़े बंदरगाह क्रमशः मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह हैं। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह ये पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और ये चेन्नई बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 173। क्वेश्चन नंबर 173 नंबर क्वेश्चन है, दरभंगा हवाई अड्डा। दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है बिहार में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, बिहार। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको आप याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है। केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी में है। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भुवनेश्वर में है। तो सभी को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 174 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जो है जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है, जबलपुर में। यहाँ पर रेलवे जोन है और यहाँ पर जो है उनके मुख्यालय हैं। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो जो है मालीगांव में है, जो कि गुवाहाटी में है। उत्तर पश्चिम रेलवे इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जयपुर में है। नेक्स्ट है दक्षिण रेलवे, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे इनका मुख्यालय कहाँ पे है, सिकंदराबाद में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इनका मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे इनका मुख्यालय हुबली में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 175 नंबर क्वेश्चन है, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती है जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, तब किस प्रकार का भूकंप आता है।
इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, निपात भूकंप आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, निपात भूकंप। निपात भूकंप भूकंप के वे प्रकार होते हैं जो आमतौर पर छोटे होते हैं तथा भूमिगत खदानों के पास होते हैं। उन्हें कभी कभी खदान विस्फोट कहा जाता है। निपात भूकंप चट्टानों के भीतर उत्पन्न दबाव से प्रेरित होते हैं। इस तरह के भूकंप से जो है खदान की छत ढह जाती है, जिससे और अधिक झटके लगते हैं। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जो कि भूकंप को मापता है। क्वेश्चन नंबर 176 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती है? किसके कारण सुनामी लहरें आती है? तो वह है पृथ्वी का आंतरिक भाग के कारण से। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, पृथ्वी का आंतरिक भाग। सुनामी के फैलने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का आना है। सुनामी के फैलने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का आना है। सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने भारत को प्रभावित किया था। सुनामी को ज्वार मापक, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, डार्ट नेटवर्क और उपग्रहों जैसे यंत्रों से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 177। क्वेश्चन नंबर 177 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें अधिक विनाशकारी है? कौन सी भूकंपीय तरंगें अधिक विनाशकारी है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, वो है पृष्ठीय तरंग। कौन सा है? वो है पृष्ठीय तरंग। भूकंप की सतही तरंगों को एल तरंगें कहते हैं। यह सतह के साथ साथ चलती है और भूकंप में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल फोकस कहते हैं। वह बिंदु जहां भूकंप तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। वह बिंदु जहां भूकंप तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की जो है तीव्रता को मापते हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहते हैं। ये तरंगें पृथ्वी के भीतर से होकर गुजरती है और जमीन की सतह को हिला देती है। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहते हैं। ये तरंगें पृथ्वी के भीतर से होकर गुजरती है और जमीन की सतह को क्या करती है? हिला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178। क्वेश्चन नंबर 178 नंबर क्वेश्चन है, अभिकेंद्र। अभिकेंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है लेकिन एच तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता है? तो वह 145 डिग्री से ऊपर। ऑप्शन यहाँ पर जो ए राइट आंसर होगा, 145 डिग्री से ऊपर। अभिकेंद्र से 145 डिग्री से अधिक पर भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है। भूकंप के अध्ययन जो है जो करते हैं उनको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप की जो है तरंगें 3 प्रकार की होती है। भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती है। एक है प्राथमिक तरंग, पी वेव, अनुप्रस्थ तरंग, एस वेव, धरातलीय तरंग, एल वेव। भूकंपीय तरंगों के संचरण में सबसे पहले पी, फिर एस तथा अंत में एल तरंगों का गमन होता है। क्वेश्चन नंबर 179 नंबर क्वेश्चन है, जब लावा भूमि में विकसित दरारों और विद्रोह से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? इस संरचना को डाइक्स कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, डाइक्स।
जब लावा भूमि में विकसित दरारों में अपना रास्ता बनाता है तो यह ज़मीन में लंबवत जम जाता है। इस संरचना को डाइक्स कहते हैं। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और जो है फेकोलिथ ज्वालामुखियों से संबंधित हैं। बैथोलिथ एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है जो तब बनती है जब मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी में उठता है लेकिन सतह पर नहीं फटता है। लेकोलिथ तब बनता है जब उच्च दबाव वाला मैग्मा तलछटी चट्टानों के स्तर को हिलाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 180 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं इनमें ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है। यह यहाँ पर जो है कथन सही है, करेक्ट है। पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम रेमंड लिंडमैन ने दिया था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह का जो 10% नियम है वह रेमंड लिंडमैन ने दिया था। उन्होंने यह नियम वर्ष 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार जो है खाद्य श्रृंखला में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाती है। अभी हम लोगों ने भूगोल से संबंधित इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। अगर आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। तो इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।